टेढ़ी गर्दन। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुंगरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। धोबी का गधा। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोझ से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3-3 गधों का बोझ उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूं, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही गहने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। धार्मिक ग्रंथ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना।
कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहां पनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। सही गलत का अंतर। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहां पना, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है, यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। बीरबल और लालची दरबारी। अकबर के दरबार में कई दरबारी थे, लेकिन उनमें से कुछ लालची और ईर्ष्यालु थे। वे हमेशा बीरबल की प्रसिद्धि और राजा के प्रति उसकी निकटता से जलते थे। एक दिन एक लालची दरबारी ने सोचा कि वह बीरबल को बदनाम करने का मौका ढूंढेगा और अकबर के सामने खुद को अधिक चतुर साबित करेगा। दरबार में एक दिन अकबर ने घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे ईमानदार और सबसे लालची व्यक्ति कौन है। जो इस प्रश्न का उत्तर सही से देगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी अपने अपने जवाब सोचने लगे। लेकिन लालची दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह बीरबल को लालची साबित करेगा ताकि अकबर का विश्वास बीरबल से हट जाए। अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है इस दरबार में सबसे ईमानदार और सबसे लालची व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे ईमानदार आप हैं और सबसे लालची मैं हूं। यह सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए, खासकर वह लालची दरबारी। उसे लगा कि बीरबल ने खुद को ही लालची बता दिया, अब अकबर नाराज होंगे।
अकबर भी हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह क्या कह दिया? तुमने खुद को सबसे लालची कैसे बता दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके निकट रहने का सबसे बड़ा लाभार्थी हूँ। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहता हूँ और आपका स्नेह पाता हूँ। इस दृष्टि से यदि मैं आपके स्नेह का भूखा हूँ और इसे पाने की लालसा रखता हूँ तो मुझे लालची कहा जा सकता है। और महाराज, इस दरबार में सबसे ईमानदार आप हैं, क्योंकि आप न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई पर मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल ने अपनी बात में गहरे अर्थ छिपाए थे। इस उत्तर से बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई दिखाई बल्कि लालची दरबारी की योजना को भी विफल कर दिया। लालची दरबारी चुपचाप खड़ा रह गया और उसकी साजिश नाकाम हो गई। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी इस दरबार में किसी और के पास नहीं हो सकती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और चतुराई ही असली ताकत होती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और त्वरित सोच से न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया बल्कि एक षड्यंत्रकारी को भी सबक सिखाया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि लालच और ईर्ष्या से कभी किसी का भला नहीं होता। गुलाम को मार डाल। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूँ। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ,
यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नात्री मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति मी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लायो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दबारियों के पूछने पर उसने कहा,
असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। मोती की खेती। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया।
बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निबिड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ों की देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर। यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ।
लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। बीरबल और गाय का दूध। यह कहानी बीरबल की चतुराई और उसकी त्वरित सोच को दर्शाती है, जिसमें उसने एक असंभव सी मांग को भी आसानी से हल कर दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनकी मनोवृत्ति कुछ चंचल हो रही थी। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को कुछ कठिनाई में डालते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गाय का दूध निकाल कर लाओ, लेकिन एक विशेष शर्त है। मुझे वह दूध एक कटोरी में लेकर आओ जिसे तुम पूरी रात उबालोगे। बीरबल अकबर की इस अजीब मांग से चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत ही इस कार्य को पूरा करने का वादा किया। बीरबल जानता था कि अकबर उसे मुश्किल में डालना चाहते हैं, इसलिए उसने भी एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक कटोरी में पानी डालकर उसे उबालना शुरू कर दिया। वह पूरी रात उस पानी को उबालता रहा। सुबह होते ही वह पानी की कटोरी लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने कटोरी की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह क्या है? मैंने तुमसे गाय का दूध मांगा था और तुम पानी लेकर आए हो। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैंने इस पानी को पूरी रात उबाला है। लेकिन महाराज, कोई भी गाय रात भर उबाले गए पानी से दूध नहीं दे सकती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी बात का सही जवाब दिया है। मैं जानता था कि यह असंभव है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर अकबर ने उसकी सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और सूझबूझ से अकबर को प्रभावित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी असंभव मांग सामने हो, सूझबूझ और त्वरित सोच के साथ उसे पूरा किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की परीक्षा लेने की प्रवृत्ति का यह उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी बीरबल की चतुराई और लोगों को समझाने की उसकी अनोखी क्षमता को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि कभी-कभी चीजें जितनी आसान दिखती हैं, वे वास्तव में उतनी आसान नहीं होती। एक सर्दियों के दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और मौसम बहुत सर्द था। अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इस ठंड में सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि ऐसा संभव है, परंतु यह कार्य बहुत कठिन होगा। अकबर ने चुनौती दी, अगर तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो इस ठंड में रात भर नदी में खड़ा रह सके, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा।
बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जल्द ही उसने एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो अकबर की शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति का नाम रामू था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सोचा कि यह एक अवसर है जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सकता है। रामू ने अकबर के सामने वादा किया कि वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा। अकबर ने कुछ दरबारियों के साथ उसे नदी के पास भेज दिया और पूरी रात उसकी निगरानी का आदेश दिया। रामू ने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर बीता दी। जब सुबह हुई तो उसे महल में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, रामू, तुमने यह कठिन कार्य कैसे पूरा किया? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने महल के एक ऊंचे मीनार पर जलते हुए दीपक को देखा। उसकी रोशनी ने मुझे सारी रात गर्मी और हिम्मत दी और मैं यह कठिनाई सहन कर सका। यह सुनकर अकबर ने कहा, अगर तुमने किसी दीपक की रोशनी का सहारा लिया तो इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। रामू बहुत निराश हुआ और वह बीरबल के पास गया। उसने बीरबल को पूरी बात बताई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि खाना बनाने का इंतजाम बाहर खुले में किया गया था। एक बड़ा बर्तन आग के ऊपर लटक रहा था, लेकिन आग से बहुत दूर था। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस तरह से खाना कैसे पकेगा? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह से रामू ने दूर के दीपक की रोशनी से गर्मी ली थी, उसी तरह यह खाना भी पक जाएगा। अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि रामू ने कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने अपनी इच्छा शक्ति से कठिनाई का सामना किया था। अकबर ने रामू को दरबार में बुलाकर उसे उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए इनाम दिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई और सिखाने के अनोखे तरीके की भी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए इच्छा शक्ति और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर को सही मार्ग दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि स्थिति को समझने और सहानुभूति दिखाने का क्या महत्व है। बैल का दूध। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं 1 सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा।
पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और शाह सकर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गहर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंचो और छियो छियो कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदों तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो, इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया परंतु वह उनकी चाहते अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकारेण बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम की और डरीसो होकर एक किनारे खड़ी ही बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगो। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकाकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर लड़ खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है? यदि साफ दो बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई है। बादशाह ने कहा, ए अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, मैं नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़को तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया।
घड़ाभड़ अक्ल एक बार अकबर के दरबार में लंका नरेश का दूत आया। उसने बादशाह से अनोखी प्रार्थना की, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से एक ज्यादा अक्लमंद मौजूद हैं। हमारे नरेश ने आपके दरबार से घड़ा भरकर अक्ल लाने के लिए भेजा है। दरबारियों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। किसी ने कहा, कितनी बेतुकी मांग है। कोई बोला, लंका हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा, इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा सकता, बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम आसानी से अक्ल का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा। शायद 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। दूत ने कहा, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। बादशाह बोले, बीरबल, हमें यकीन है कि तुम सोच समझकर कदम उठाओगे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने निवेदन किया, आप चिंता न करें जहांपना। लंका नरेश को घड़ा भरकर अक्ल अवश्य मिलेगी। शाम को बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और बोले, जाओ छोटे मुंह वाले, कुछ घड़े लेकर आओ। सेवक शीघ्र ही घड़े लेकर आ गया। घड़ों के साथ बीरबल अपने खेत में पहुंचे। वहां कद्दू की एक बड़ी बेल फैली हुई थी। उन्होंने एक घड़ा लिया और उसे धीरे से कद्दू के फूल पर औंधा रख दिया। इसके बाद सेवक से कहा, बाकी घड़े भी इसी तरह रख दो। जब सबक ने घड़ों को फूलों पर रख दिया तो बीरबल बोले, देखो, इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। कोई भी घड़ा अपनी जगह से हटाया न जाए। मैं इन्हें बाद में मंगवाऊंगा। इसी तरह कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन बादशाह को घड़े भर अक्ल की बात याद आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, कही बीरबल, कुछ बात बनी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस 2 सप्ताह में घड़ा अक्ल से भर जाएगा। 2 सप्ताह बाद बीरबल घड़ों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, घड़े के अंदर कद्दू घड़े के बराबर बड़े हो गए हैं। वे दरबार में पहुंचे और लंका नरेश के दूत को बुलवाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब घड़ा भर अक्ल तैयार है। बीरबल ने ताली बजाई। तुरंत उनका सेवक एक थाल में घड़ा रखकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और दूत से बोले, यह लीजिए, इसे अपने नरेश को भेंट कीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें अक्ल का जो फल है वह तभी असर दिखाएगा जब घड़े को बिना हानि पहुंचाए उसे घड़े से पूरा पूरा बाहर निकाला जाए। हाँ, यदि नरेश को अधिक अक्ल की जरूरत हो तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और भी हैं। दूत ने घड़े से पर्दे हटाया तो उसकी आंखें फैले गई। उसने अंदर झांका और बोले, बीरबल का जवाब नहीं है, जहांपना। दूत के जाने पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बताया कि तुम्हारे पास ऐसे 5 फल और हैं। एक हमें भी तो दिखाओ। जैसे ही अकबर ने घड़े में झांका, उसके अंदर तजा कद्दू को देखकर वह जोर से हंस पड़े। वह भाई, वह इसे पाकर निश्चय ही लंका नरेश को अक्ल आ जाएगी। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। 4 गुणों से युक्त ब्राह्मण। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, एक ऐसे मनुष्य को लाओ जो पीर, बाबरची, भिश्ती और खर हो। बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल ऐसे 4 गुणों से युक्त व्यक्ति की खोज करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण की याद आई। वह ब्राह्मण कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता था। बीरबल उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे अपने साथ चलने को कहा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने उस ब्राह्मण को बादशाह अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, इस ब्राह्मण में आपके बताए 4 गुण मौजूद हैं। बादशाह ने पूछा, विस्तार पूर्वक समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ब्राह्मण जगत गुरु होते हैं, इस नाते यह पीर है।
ब्राह्मण के हाथ का भोजन सब लोग बिना किसी भेदभाव के करते हैं, इसलिए यह बाबरची भी है। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इस कारण यह भिश्ती भी है। और इस मनुष्य का पेशा बोझा ढोना है, इसलिए यह खर यानी गधे का भी काम करता है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को पुरस्कार देकर विदा किया। गाय की पहचान। एक ग्वाल जंगल में गाय चराकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक ठग ने ग्वाले को गाय लेते हुए देखा। उसने ग्वाल को डरा धमकाकर उससे उसकी गाय छीन ली। ग्वाल अपनी फरियाद लेकर बीरबल के पास पहुंचा। उसने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने उस ठग को भी गाय के साथ बुला लिया। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ कि यह गाय किसकी है। दोनों ने एक साथ कहा, हुजूर यह गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी पता होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ। इसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बीरबल के कान में गे का नाम बताया। बीरबल ने सबसे पहले ठग से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उस नाम से पुकारकर गाय को अपने पास बुलाओ। ठग ने गाय का नाम लेकर पुकारा। गाय अपनी जगह खड़ी रही। अब ग्वाल की बारी आई। उसे प्यार से गाय को पुकारा, कपिला इधर आओ। अपना नाम सुनकर गाय ग्वाले के पास दौड़कर आ गई। ग्वाले ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उसे पुचकारने लगा। बीरबल ने ठग से कहा, ये गाय ग्वाले की है। टोनर डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। तू झूठ बोलता है। बीरबल की बात सुनकर ठग घबरा गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मरने की सजा सुनाई और गाय ग्वाले को सौंप दी। बीरबल के न्याय से ग्वाला प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया। बीरबल ने कहानी सुनाई। बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो। उसमें कहीं से भी हवा न जा सके। उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी। आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थी। मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा, कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी।
हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका। बस बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। घोड़े के चने। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल ऐसे स्थान पर घिर गए जहां खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जंगल का मामला था। भूख से परेशान हो जाने पर बादशाह ने कहा, बीरबल, अब भूखा नहीं रहा जाता। और बादशाह ने घोड़े के चने खा लिए तो घोड़ा जोर से हिनहिनाया। यह क्यों हिनहिना रहा है? अकबर ने पूछा। इसलिए कि आपने इसका भोजन खा लिया है, इसलिए हिनहिना रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? नाराज हो गया है। नाराज हो गया है। जी हाँ, अब आप चढ़िएगा किस पर? बीरबल की बात पर बादशाह खूब हंसे। मालिक और गुलाम। एक दिन दिल्ली का कोतवाल दो आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है, इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है, जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। बुलाकर लाओ। एक रोज सुबह सुबह बादशाह ने अपने सेवक को हुक्म दिया, बुलाकर लाओ। आगे कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी नहीं पूछा। उसका साहस भी नहीं हुआ। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वह किसे बुलाकर लाए। उसने अपने सभी मित्रों से मदद मांगी, कोई भी नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए। अंत में वह बीरबल के पास पहुंच गया और जाते ही उनके पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाया, हुजूर, मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया हूं। बताओ तो बात क्या है? बीरबल ने पूछा। बात यह है हुजूर, बादशाह ने हुक्म दिया है कि जाओ बुलाकर लाओ।
मैं किसे बुलाकर ले जाऊं, समझ में नहीं आता। जिस समय हुक्म दिया था वे क्या कर रहे थे? नहाने की तैयारी में थे। सेवक ने बताया। तो जाओ जल्दी से नाई को बुलाकर ले जाओ, वे हजामत बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, किसने सलाह दी? तुम इतने चतुर नहीं हो। जी, यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। संत तोता। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शिक्षा, किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। चिराग तले अंधेरा। एक दिन अकबर और बीरबल सूर्योदय देख रहे थे कि तभी पास में ही कहीं शोर सुनाई पड़ा। वे वहां पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को लूटकर डाकू वहां से भाग गए। बादशाह ने सैनिकों को डाकुओं के पीछे भेजा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वे बिना कोई सबूत छोड़े भाग चुके थे। अकबर बीरबल से बोले, मेरे बादशाह होने का क्या फायदा यदि मेरी नाक के नीचे भी लोगों को लूट लिया जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, एक बड़ा चिराग जो कई मीलों तक रोशनी देता है, उसके अपने नीचे अंधेरा होता है। अकबर यह बात सुनकर शांत हुए। इस कहानी से शिक्षा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अतः हमें अपनी हदों को स्वीकार करने में ही समझदारी है। जब किसी की असफलता उसकी मानसिक शांति को भंग कर देती है तो प्यार के कुछ शब्द मलहम की तरह